तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे कांधार हाईजैकिंग के बारे में। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. नवंबर 1999 क्रिसमस ईव का दिन था। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC-184 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। इसके पायलट थे कैप्टन देवी शरण। नॉर्मली इस फ्लाइट को काठमांडू से दिल्ली आने में 2 घंटे का समय लगता था। 4:39 पे फ्लाइट स्टुअर्ड अनिल शर्मा कॉकपिट में चाय और कॉफी सर्व करते हैं। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलते हैं, हाथ में बंदूक लिए एक हाईजैकर उनको साइड में करते हुए कॉकपिट में घुस जाता है। वो हाईजैकर पायलट को बंदूक दिखाता है और कहता है कि आप वेस्ट की तरफ फ्लाई करना शुरू कर दीजिए। उसी समय बाहर 4 और हाईजैकर्स उठ के खड़े हो जाते हैं, जो यात्रियों को धमकाना शुरू कर देते हैं कि आप नीचे झुक जाओ, सब लोग नीचे हो जाओ, सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं उनका। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। तो जो हाईजैकर्स होते हैं वो उनसे मारपीट शुरू कर देते हैं। जो कॉकपिट के अंदर गया था उसको ये लोग चीफ के नाम से बुला रहे थे और बाहर जो लोग थे उनको भोला, शंकर, डॉक्टर और बर्गर के नाम से बुलाया जा रहा था। बहुत ही जल्दी वो सारे के सारे पैसेंजर्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और 4:40 पे IC-184 के हाईजैक होने का मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाता है। हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण को बोलते हैं कि वो फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले चलें। जब लाहौर ATC से कांटेक्ट किया जाता है तो वो मना कर देते हैं कि हम अपने यहाँ फ्लाइट को लैंड नहीं होने देंगे। फ्लाइट की स्पीड धीरे की जाती है, कोशिश की जाती है। जो फ्लाइट के कैप्टन होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान ऑफिशियल्स से बात करें और लैंड करने की परमिशन दें, बिकॉज हाईजैकर्स बोल रहे हैं लैंड कराने के लिए। लेकिन लाहौर की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। तब पायलट देवी शरण जो होते हैं वो हाईजैकर्स को बोलते हैं कि इस फ्लाइट में इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक फ्लाई कर पाए, तो इसको कहीं ना कहीं बीच में उतार के रीफ्यूलिंग करानी पड़ेगी। बिकॉज छोटी सी फ्लाइट थी, काठमांडू से दिल्ली आना था। 2 घंटे की फ्लाइट के लिए कितना फ्यूल लेके चलेगा एक प्लेन। काफ़ी देर तक हाईजैकर्स नहीं मानते, लेकिन फाइनली जब लाहौर की तरफ से भी मना किया जा रहा होता है तो वो अमृतसर में लैंड करने के लिए मान जाते हैं। 7:01 पे फ्लाइट लैंड करती है अमृतसर में। दिल्ली से उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप फ्यूल भरने में जितनी ज़्यादा देरी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा देरी करें, ताकि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को संभालने का मौका मिले। क्योंकि अगर इंडिया का हाईजैक प्लेन इंडिया में ही लैंड कर चुका है तो ये बहुत बड़ी सफलता है। कैप्टन देवी शरण बार बार ATC को बोलते हैं फ्यूल भरने के लिए, क्योंकि उनके सर पर तो बंदूक लगा रखी होती है हाईजैकर्स ने। ATC भी उनको बार बार बहाने करके टालते रहते हैं कि अभी ला रहे हैं, अभी कर रहे हैं, करके धीरे धीरे 10, 15, 20, 40 मिनट हो जाते हैं। वहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनी हुई होती है जो ये डिसाइड करती है कि हम फ्यूल टैंक के अंदर फोर्सेस के कुछ लोगों को भेज देंगे और वो जाके प्लेन के टायर की हवा निकाल देंगे, पंचर कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि टायर फंक्शनल ना रहें, तो एनी एंड हाउ इनको यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब तक ये सारा प्लान बन रहा होता है वो लोग ये भी सोचते हैं कि एक फ्यूल टैंक को प्लेन के ठीक सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो फ्यूल टैंक से टकरा के तो प्लेन उड़ेगा नहीं। इसके लिए वो एक फ्यूल टैंक को भेजते हैं। जो फ्यूल टैंक चला रहा होता है वो बहुत तेज़ी से उस फ्यूल टैंक को लेके प्लेन की तरफ बढ़ता है। जो ATC वाले होते हैं वो उस ड्राइवर को एक मैसेज भेजते हैं कि आप बहुत तेज़ जा रहे हो, धीरे जाओ, बहुत तेज़ जाओगे तो हाईजैकर्स को शक होगा। उनकी बात सुन के ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो ट्रक को वहीं का वहीं रोक देता है। मतलब जहाँ उसको रुकना था टैंकर को उससे पहले ही रोक देता है। मतलब पूरा का पूरा एयरप्लेन के सामने उसने उस टैंकर को नहीं लगाया होता उस समय तक। अब ये सारी चीज़ें जो हाईजैकर्स थे वो देख रहे थे, पायलट भी देख रहा था कि भाई चल क्या रहा है आखिर। हाईजैकर्स को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ करने के लिए प्लान कर रही है, तो अब यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो कैप्टन को मजबूर करते हैं कि वो किसी तरीके से प्लेन को उड़ाएं। कैप्टन टाल मटोल करते हैं कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाते हैं, भर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो ऐसे में एक पैसेंजर को वो लेके आते हैं सतनाम सिंह नाम के, और उनके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं।
और कहते हैं कि अगर आपने प्लेन को नहीं उड़ाया, तुमने प्लेन को नहीं उड़ाया तो हम जान से मार देंगे इसको। अब मजबूरन कैप्टन देवी शरण को फ्लाइट को उड़ाना ही पड़ता है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का प्लान था उसके लिए 7:49 पे NSG एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन 7:45 पे ही प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन जब अमृतसर से उड़ता है तो उसमें रिफ्यूलिंग हुई ही नहीं थी, क्योंकि ये सारी की सारे प्लान और चीज़ें चल रही थी उसको रोकने के लिए। तो अब प्लेन में फ्यूल ज़्यादा नहीं था। हालांकि अमृतसर से लाहौर का एरियल डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स का ही है, लेकिन बार बार लाहौर के ATC को कांटेक्ट करने पर भी लाहौर ATC लैंडिंग की परमिशन दे ही नहीं रहा था। इवन वो अपने एयरपोर्ट के लाइट्स, जो रनवे की लाइट्स होती हैं, नेविगेशन सिस्टम होता है, सब कुछ बंद कर देते हैं कि अगर उनको मजबूर किया जाए, पायलट को हाईजैकर्स मजबूर करें लैंड कराने के लिए, तो उनको रनवे दिखे ही नहीं, क्योंकि रात है, अंधेरे का समय है, जब दिखेगा ही नहीं तो लैंड कैसे करोगे। कैप्टन देवी शरण जो होते हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। लाहौर उनको लैंड नहीं करने दे रहा, फ्यूल उनके पास बचा नहीं है, हाईजैकर कह रहे कि किसी भी तरीके से लैंड करो। वो धीरे धीरे अपने प्लेन को डिसेंड करना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं भी कोई खाली जगह मिलेगी वहाँ पे लैंड करा देंगे। जब वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक हाईवे के पास में है। वो एक लास्ट कॉल करते हैं लाहौर ATC को कि भाई अगर अब आपने हमें उतरने नहीं दिया, लाइट्स नहीं जलाई, तो हमारा प्लेन जो है वो आपके एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड होएगा। हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फ्यूल ही नहीं बचा। फाइनली लाहौर ATC ग्रीन सिग्नल देता है, अपनी लाइटें जला देता है और उतरने की इजाज़त दे देता है। 8:07 पे फ्लाइट जो है वो लाहौर में लैंड करती है। भारत की गवर्नमेंट वहाँ से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि किसी भी तरीके से उस फ्लाइट को वहाँ पे रोक के रखें और उड़ने ना दें। भारत की तरफ से प्लान ये था कि इंडियन हाई कमीशन के G पार्थसारथी को, जो उस समय इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से लाहौर भेजा जाए और लाहौर में ही जो भी बात करनी है वो पार्थसारथी और वो नेगोशिएशन करके अपने लोगों को छुड़वाया जाए। लाहौर एयरपोर्ट में दोबारा से सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जो पाकिस्तानी कमांडो होते हैं वो उस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा होता है कि आप उड़ने मत देना। लेकिन इस दौरान फ्लाइट में फ्यूल भर दिया जाता है एज पर हाईजैकर्स, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, तो फ्यूल उसमें भर दिया जाता है। जब फ्लाइट में फ्यूल पूरा भर जाता है तो जो हाईजैकर्स होते हैं वो पायलट के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप फ्लाइट को फिर से उड़ाइए। जो पायलट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई सामने लाइट्स नहीं जल रही हैं, हमको घेरा हुआ है, हम किस तरीके से उड़ाएंगे। बहुत दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होते हैं। फाइनली हाईजैकर्स दोबारा एक पैसेंजर को लेके आते हैं, उनका नाम था रूपिन कात्याल। वो हनीमून मना के वापस दिल्ली जा रहे थे। उन्हें इस बार पकड़ के चाकू की नोक पे बोला जाता है कि अगर आप प्लेन को नहीं उड़ाएंगे तो हम इनकी जान ले लेंगे। हाईजैकर्स रूपिन कात्याल के ऊपर बुरी तरीके से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत भी हो जाती है। Passenger Rupin Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to death. इससे मजबूर होके जो पायलट होते हैं उनको पायलट देवी शरण को दोबारा फ्लाइट को उड़ाना ही पड़ता है। हमारे जो हाई कमिश्नर थे पार्थसारथी, उनको पाकिस्तान की तरफ से हेलीकॉप्टर ही 3 घंटे के बाद दिया जाता है। तो जब तक वो लाहौर पहुंचते हैं तब तक फ्लाइट वहां से उड़ चुकी होती है। लाहौर से फ्लाइट को ओमान ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां पे भी उसको उतरने की परमिशन नहीं मिलती। फाइनली वो दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस के ऊपर लैंड करती है रात के 3 बजे। यहाँ पे कड़ी नेगोशिएशन के बाद में 26 पैसेंजर्स को रिहा किया जाता है। उन्हें लेने के लिए एक सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव खुद जाते हैं एक स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट के साथ में। अब अगले दिन 26 दिसंबर 1999 को ये फ्लाइट दोबारा से टेक ऑफ करती है अल मिन्हाद एयरपोर्ट से और जाके लैंड करती है अफगानिस्तान के कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर अब ये अगले सारे दिन रहती है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। तालिबान मीडिएट करने का ऑफर देते हैं कि हम आपके और मतलब भारतीयों के और हाईजैकर्स के बीच में नेगोशिएशन में साथ निभाएंगे, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो इस तालिबानी सरकार को रिकग्नाइज नहीं करती थी,
तो जो भारत के पाकिस्तान में उस समय के हाई कमिश्नर थे, वहाँ के एक ऑफिसर को कांधार भेजा जाता है नेगोशिएशंस के लिए। वहाँ पे कांधार में प्लेन को चारों तरफ से तालिबान के जो लड़ाके होते हैं वो घेर लेते हैं। तालिबान सरकार का ये कहना होता है कि हमने ये ऐसा इसलिए किया है ताकि हाईजैकर्स को उल्टी सीधी हरकत ना करें, जबकि भारत की जो एजेंसियां थी उनका ये मानना था कि हम किसी तरीके का कोई कदम ना उठा सकें, इस वजह से उन्होंने पूरे के पूरे प्लेन को घेर रखा है। हाईजैकर्स अपनी डिमांड सुनाते हैं, वो मांगते हैं $200 मिलियन, यानी कि 1650 करोड़ रुपए। 36 आतंकवादी जो इंडियन जेल में बंद थे, 36 कैदी, और हरकतुल मुजाहिदीन के मरे हुए कमांडर या कहा जाए फाउंडर सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी। अब इतने पैसे और इतने कैदी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन इंडिया में लोगों का मन सिर्फ इस बात के लिए था कि उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो किसी भी तरीके से वापस आएं। 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह इस हाईजैक के बारे में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, Government has been in constant touch with the negotiating team. तो जो इन बंधकों के परिवार वाले होते हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पे बार बार चिल्ला के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के सामने ये डिमांड करने लगते हैं कि आप सारी चीज़ें मान लीजिए, सारी शर्तें मान लीजिए, किसी भी तरह से हमारे घर वालों को वापस लेके आइए। बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे बनाया जा रहा था, जबकि ये 26 दिसंबर की बात है, अभी तक तो इंडियन जो डेलीगेशन है वो कांधार पहुंचा तक नहीं था। 27 दिसंबर 1999 को इंडियन नेगोशिएटर्स की एक टीम विवेक काटजू की अध्यक्षता में, जो कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनके साथ में कांधार पहुंचती है। उनके साथ में होते हैं होम मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल अजीत डोवल भी। उसी दिन कई लोग राजीव गांधी भवन के सामने उसके गेट को घेर लेते हैं, जहाँ पे ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम जो होती है इसकी मीटिंग हो रही होती है। प्रधानमंत्री के घर का भी घेराव किया जाता है लोगों के द्वारा। सब डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे लोगों को छुड़ाओ, किसी भी तरीके से छुड़ाओ। अब तालिबान ये कहता है कि वो भारत की तरफ से हाईजैकर्स से नेगोशिएशन तो कर लेगा, लेकिन किसी भी तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तालिबान के जो लीडर थे मौलाना मोहम्मद उमर, वो पाकिस्तानी मीडिया में ये बयान देते हैं कि हाईजैकर्स को या तो हथियार डाल देने चाहिए या फिर प्लेन छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन वो इंडियंस को किसी भी तरीके से वहाँ पे कुछ करने नहीं देते। कई दिनों तक ये नेगोशिएशन चलता रहता है, भारतीय डेलीगेशन लगे हैं, तालिबान के थ्रू वो हाईजैकर्स से बात कर रहे हैं। फाइनली 36 की जगह 3 कैदियों को छोड़ने की बात मान ली जाती है। इस पूरे नेगोशिएशन के दौरान में 5 दिन बीत चुके थे और प्लेन की हालत अब अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी नहीं था, इवन वहाँ के जो टॉयलेट थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे, हालात बहुत ख़राब थे अंदर के। ऐसे में जो रॉ के चीफ थे AS दौलत, वो 30 दिसंबर 1999 को पहुंचते हैं जम्मू, वहाँ के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करने के लिए, क्योंकि जो 3 में से 2 कैदी थे वो वहीं की जेल में बंद थे। फारूक अब्दुल्ला उस मांग को मानने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होगा, जो एक्चुअली में होता भी है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उस समय कि उनको भी थोड़ी देर बाद वो बात माननी ही पड़ती है और उन दोनों लोगों को छोड़ना ही पड़ता है। सारे आतंकवादियों को दिल्ली लेके आया जाता है और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, उनके साथ में एक प्लेन में उनको कांधार भेजा जाता है। 31 दिसंबर 1999 आतंकवादियों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया जाता है और सारे के सारे पैसेंजर छुड़वा लिए जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा होता है कि तालिबान जो है वो इन हाईजैकर्स को पकड़ लेगा, फाइनली अब कुछ आगे की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तालिबान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो अपने मेंबर्स के साथ में सारे हाईजैकर्स और रिहा किए हुए आतंकवादियों को लेके एक गाड़ी में पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ निकल लेते हैं। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि पाकिस्तान का इस हाईजैकिंग में बहुत ही डीप रूटेड कनेक्शन था। इवन बाद में जो इनमें से कुछ आतंकवादी थे वो पाकिस्तान में दिखाई भी देते हैं, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंफर्म करते हैं। Have surfaced there only goes to confirm Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking.
जिन 36 कैदियों की रिहाई की मांग की गई थी उनमें से 33 पाकिस्तानी थे। वहाँ पे एक आतंकवादी ग्रुप जो कश्मीर में काम कर रहा था, हरकतुल मुजाहिदीन, कई उसके सदस्य थे। 31 दिसंबर 99 को ही सारे के सारे बंधकों को इंडिया वापस ले आया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो चोटिल होते हैं, उनको चोट लगी हुई होती है। मैक्सिमम लोग होते हैं वो भूखे होते हैं, स्टारवेशन वाली हालत में होते हैं। उनको इंडिया में आते ही तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाती है और फाइनली वो नया साल अपने घर वालों के साथ मनाते हैं। ये जो एरोप्लेन था जिसको हाईजैक किया गया था 2001 में, इसको भी रिटायर कर दिया जाता है, 20 साल पुराना हो चुका था ये। इस पूरे के पूरे हाईजैक की जिम्मेदारी जो होती है वो हाईजैकर्स की तो होती ही है, इसके साथ में पाकिस्तान और तालिबान का भी इसमें पूरा हाथ निकल के आता है। जो इसके छुड़ाए गए आतंकवादी होते हैं वो बाद में जैश ए मोहम्मद जैसा एक ग्रुप बनाते हैं और उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे और आतंकी हमले भी होते हैं, जिसमें से 26/11 भी एक है। इसके बारे में बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।